ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज 10। ग्रेटर नोएडा के तनकौर में एक मुस्लिम युवती ने अपनी मर्जी से एक हिंदू युवक से शादी कर ली। युवती ने अब अपने परिजनों से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई, विधि विधान से मंत्रोच्चार हुए। 7 फेरों के बाद राहुल और आयशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। शादी के बाद दोनों ने एक वीडियो भी बनाया जिसमें आयशा कह रही है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की। इनका नाम राहुल है, मैंने इनसे अपनी मर्जी से शादी करी है। इनके घर वालों का इसमें कोई हाथ नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से इनसे शादी करी है। आयशा का ये भी कहना है कि परिजन इस रिश्ते से नाराज हैं और उसे और उसके पति को जान का खतरा है। लगातार मिल रही धमकियों से दोनों दहशत में हैं। यूपी के कुशीनगर में एक युवक प्रेमिका को पाने की जिद में टावर पर चढ़ गया। युवक का युवती से पिछले 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान वो कई बार कूदने की धमकी भी देता रहा। बिंदेश्वरी नाम का ये युवक 50 फीट मोबाइल टावर पर जैसे ही चढ़ा, पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। कभी वो प्रेमिका को पास बुलाने की बात करता तो कभी टावर से नीचे कूदने की धमकी देता। दरअसल दोनों ने चोरी चुपके शादी कर ली थी, लेकिन परिजनों ने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद बिंदेश्वरी को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। करीब 10 घंटे तक मनाने की कोशिश के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने समझा बुझाकर युवक को नीचे उतारा, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में आज एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। आंदोलन को शांत करने के लिए एक तरफ से पुलिस ने रबर की गोलियां दागी तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने भी इस पर पलटवार किया, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। किसानों के हाथ जो लगा उसे जला डाला, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जो बचा उसमें तोड़फोड़ की, न कारें छोड़ी न बाइक। और तो और जेसीबी में भी जबरदस्त तोड़फोड़ कर उसे तहस नहस कर डाला। आग लगी तो ठीक नहीं तो कई गाड़ियों को उलट पुलट कर नाले में फेंक दिया। कुल मिलाकर एक सरकारी जीप और 10 गाड़ियां इस आगजनी की भेंट चढ़ गई। किसानों के इस हमले में कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। फिलहाल हालात कंट्रोल में है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे इस शांत आंदोलन ने अचानक से उग्र रूप ले लिया। हालांकि प्रशासन ने ही किसानों को महापंचायत करने की अनुमति दी थी, लेकिन प्रशासन इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि महापंचायत में इतनी बड़ी संख्या में किसानों का जुटान हो जाएगा। आज हम कहना चाहते हैं केंद्र और राज्य सरकारों को कि अकेले दिल्ली के लोग पूरा भारत नहीं बनाते। सुबह से ही पहले उग्र भाषण हुए, फिर हजारों किसानों का जत्था उस फैक्ट्री के बाहर पहुंचा जिसका विरोध किया जा रहा था। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उग्र किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने और वहीं पर झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते भीड़ ने फैक्ट्री पर कब्जा किया और दीवारें तोड़ दी। टिब्बी में होने वाली इस महापंचायत को लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट था, लेकिन पुलिस बल नाकाफी था और किसानों की संख्या ज्यादा। दरअसल राठीखेड़ा गांव में करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री बनाई जा रही है, जिसका ग्रामीण लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। फिलहाल इंटरनेट और फोन सेवा अगले आदेश तक बंद कर दी गई। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र इन दिनों नागपुर में आयोजित किया गया। बुधवार को बीच सत्र के दौरान उस वक्त अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला जब एक विधायक तेंदुआ बनकर विधानसभा में पहुंच गए। मुंह पर मास्क, शक्ल पर जानवरों जैसी भावभंगिमा और शरीर पर तेंदुए का भेष। पहली नजर में आपको यह किसी सर्कस का नजारा लग सकता है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। ये महाराष्ट्र के जुन्नर से निर्दलीय विधायक शरद सोनवणे हैं। दरअसल शरद सोनवणे ने सरकार का ध्यान तेंदुए के हमलों और मानव पशु संघर्ष के बढ़ते मामलों की तरफ खींचने के लिए ऐसा किया। पिछले कुछ सालों में मानव तेंदुए के संघर्ष में कई लोगों की जानें गई हैं। सोनवणे का कहना है कि राज्य के कई इलाकों में तेंदुओं की बढ़ती गतिविधियों ने ग्रामीणों की नींदें उड़ा दी हैं और सरकार को इस पर तत्काल कदम उठाने चाहिए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। इरोड जिले में हाथियों का एक झुंड अचानक से खेत में घुस आया और उसके बाद उसको भगाने के लिए जो तरीका अपनाया वो अब सवालों के घेरे में है। जैसे ही हाथियों का ये झुंड गन्ने के खेत में पहुंचा, तभी खेत पर काम कर रहा किसान आग बबूला हो गया। किसान जिस ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहा था, उसी ट्रैक्टर से उसने हाथियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। किसान हाथियों को तब तक खदेड़ता रहा जब तक वो पूरी तरह से भाग नहीं गए। हालांकि वो तो गनीमत रही कि हाथियों ने पलटवार नहीं किया, नहीं तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था।
देखिए, आजकल बाजार में नकली सामानों की भरमार सी हो गई है। अब दिल्ली में एक ऐसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ जहां पर नामी कंपनी का नकली इंजन ऑयल बनाया जा रहा था। कंपनी का डिब्बा देखने में बिल्कुल असली, डिब्बे के अंदर भरे जाने वाला इंजन ऑयल भी देखने में बिल्कुल असली, लेकिन हकीकत में ये सब फर्जी और नकली है। दिल्ली पुलिस ने अलीपुर इलाके में छापा मारा और भारी मात्रा में नकली इंजन ऑयल बरामद कर लिया। इस नकली इंजन ऑयल को बाजार में बेचने की तैयारी थी। इस फैक्ट्री से नकली पैकिंग का सामान भी मिला है। इसके अलावा खाली बोतल, बारकोड और एमआरपी स्टिकर भी बरामद किया गया। इस नकली इंजन ऑयल को इस तरह पैक किया जाता था जिससे इसके नकली होने का पता भी नहीं चलता। ये फैक्ट्री पिछले 6 महीने से चल रही थी और पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को पकड़ा वो दोनों हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। एक लड़की की मोहब्बत में एक व्यापारी को करोड़ों रुपए का चूना लग गया। अब ये व्यापारी अपनी जान को खतरा भी बता रहा है और जिस लड़की पर आरोप लगा रहा है वो डीएसपी रैंक की अधिकारी है। यही वो डीएसपी कल्पना वर्मा है जो छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात है। आरोप है कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने व्यापारी को इश्क के जाल में फंसाया और फिर चूना लगा दिया। देखिए, परिचय होने के बाद क्या व्हाट्सएप में मैसेज आना चालू हो गया, आप फ्री हैं क्या, आप बिजी हैं क्या, ऐसे करके तो मैं रिस्पांस देता था। रिस्पांस देने के बाद दोनों के बीच में मतलब होटल आना चालू कर दी मैम, और उसके बाद कई बार आया, मतलब 2 दिन 3 दिन में 4 दिन में 1-1 घंटा 2-2 घंटा ऐसा बैठना चालू किए। तो लगा कि हम दोनों बहुत क्लोज हो रहे हैं, ऐसे करके हम लोग को नज़दीकी बढ़ा। दीपक टंडन को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उनके साथ इश्क का खेल चल रहा है, जिसका मकसद पैसे वसूलने से ज्यादा और कुछ नहीं। इस कहानी में इश्क तो पर्दे के सामने था, लेकिन पर्दे के पीछे सिर्फ धोखा और फरेब था। धीरे धीरे करके उनकी समस्या को देखते हुए, और समस्या गिनाती थी, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ऐसे करते करते मैं 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 20 लाख, कभी 19 लाख, ऐसे करके करीब करीब 2 करोड़ रुपए उनको कच्चे में दिया हूँ। दीपक टंडन अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहे हैं और पैसे वापस मिलने की दुआ कर रहे हैं। कल्पना वर्मा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में तैनात है, जबकि दीपक वर्मा राजधानी रायपुर में रहते हैं। दीपक का आरोप है कि 3 साल तक कल्पना ने उनसे पैसे ऐंठे। दिखने में खूबसूरत, पुलिस विभाग में अच्छा पद, लेकिन आरोप ऐसे कि भरोसा उठ जाए। आरोप है कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने व्यापारी दीपक टंडन से सिर्फ पैसे ही नहीं वसूले, बल्कि अपने भाई को बेरोजगार बताते हुए उसके नाम एक होटल लिखवा दिया। जी, उनका भाई बेरोजगार है कहके ना एटमॉस्फेरिया होटल को परचेज किया, जिसमें मैं 30 लाख रुपए हेमंत कुमार वर्मा, उनके पापा हैं, उनके खाते में डाला हूं और 12.5 लाख रुपए नकद दिया हूं। ऐसे करके 42 लाख रुपए उस होटल को परचेज करके उनके भाई को संचालित करने के लिए दिया था। आरोपों के मुताबिक डीएसपी कल्पना वर्मा अपना दुख बताती रही, शौक गिनवाती रही और व्यापारी दीपक टंडन जेब ढीली करते रहे। कभी पैसे तो कभी महंगी महंगी ज्वेलरी। गोल्ड दिया हूँ, डायमंड का रिंग दिया हूँ, टॉप्स दिया हूँ और भी ब्रेसलेट है, लॉकेट है, ऐसे करके करीब करीब 19 लाख रुपए का गोल्ड दिया हूँ टोटल, डायमंड और वो करके। दीपक टंडन डीएसपी के जाल में लंबे समय तक फंसे रहे। दोनों के बीच व्हाट्सएप पर लंबी लंबी बातें होती थी, होटल में मुलाकातें होती थी। डीएसपी कल्पना वर्मा साथ में जीने मरने की कस्में खाती थी, लेकिन जब व्यापारी को सच पता चला तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। देखिए, फरेब चेहरा देखकर समझ नहीं आता, लेकिन जब नीयत का पता चल जाए तो फिर फरेब को छिपाया भी नहीं जा सकता। अब व्यापारी के पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है। इश्क की हथकड़ी में दीपक टंडन ऐसे जकड़ गए कि उन्हें सही गलत का कुछ पता ही नहीं चला। आरोपों के मुताबिक दंतेवाड़ा में तैनात डीएसपी कल्पना वर्मा आए दिन रायपुर आती थी। व्यापारी दीपक टंडन से मुलाकात करती और हर मुलाकात में कुछ न कुछ लेकर जरूर जाती, कभी पैसे, कभी ज्वेलरी तो कभी महंगी कार। दीपक टंडन भी ऐसे दीवाने हुए कि पत्नी के नाम पर खरीदी कार भी डीएसपी के हवाले कर दी। मेरी मिसेज के नाम से हाई राइडर गाड़ी है, वो अपने पास रखी हुई है करीब करीब 2 साल से, जो आज तक वापस नहीं किया। कई बार मैं उनको बोला और सामान के लिए भी बोला कि वापस कर दीजिए, जो 1 नंबर में पैसा लिया वो वापस कर दिए, पर उन्होंने आज तक वापस नहीं किया, मुझे ना 1 रुपया दिया है। सब कुछ ठीक था। कल्पना को दिल दे बैठे शादीशुदा दीपक टंडन एक एक कर हर बात मान रहे थे, लेकिन तभी कल्पना ने दीपक से पत्नी को तलाक देने की शर्त रख दी और दावा है कि मामला यहीं से बिगड़ गया। वो बोलती मैं लाइफ टाइम आपके साथ हूँ, जीवन भर साथ हूँ, ऐसे करके फिर बाद में पता चला कि आप अपने मिसेज से डिवोर्स ले लो, ऐसा करके उन्होंने व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज किया। अब दीपक टंडन की जिंदगी से कल्पना जा चुकी है और जिस हकीकत का सामना वो कर रहे हैं वो उन्हें हर रोज परेशान कर रही है। देखिए, दीपक टंडन अपने पैसे तो लुटा ही चुके हैं, अब उन्हें जान का डर भी सता रहा है। हालांकि दूसरी तरफ कल्पना वर्मा की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब या सफाई नहीं आई है।
दीपक का आरोप है कि कल्पना पिछले 3 साल से करीब 2.5 करोड़ रुपए नकद, एक कार, लाखों के गहने, मोहब्बत का जाल फेंककर हड़प चुकी है। एक छोटी सी मुलाकात व्यापारी दीपक टंडन को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। दीपक को अब समझ आया कि वीडियो कॉल पर घंटों बाद करवटें बदलते हुए व्हाट्सएप पर लंबी लंबी चैट इश्क नहीं बल्कि धोखे और फरेब की शक्ल में एक खौफनाक सच था। दावा है कि वो कल्पना वर्मा से अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, लेकिन कल्पना का कोई जवाब नहीं आ रहा। इस मामले में जब रायपुर के एसएसपी से बातचीत की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कुछ तो बोल रहे हैं प्लीज सर, रिक्वेस्ट इसलिए क्योंकि महीने 2 महीने में एक आध पेश होती है आती है, उसमें भी अगर ऑथेंटिक बाइक ना मुझे मैं अभी फिर नहीं बोल सकता, 2 लाइन कुछ भी बोल दे प्लीज। एसएसपी ने इस मामले पर बोलने से साफ इनकार कर दिया। एबीपी न्यूज ने डीएसपी कल्पना वर्मा को फोन किया, उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनका फोन बंद आया। कई बार ऐसा होता है कि कोई शख्स अपने दोस्त के साथ किसी अनजान जगह पर चला जाता है, वहां पार्टी होती है, पार्टी के बीच ही ऐसा विवाद हो जाता है जो दर्दनाक होता है। दिल्ली के तुगलकाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ। विकास मावी एक ऐसी ही घटना के शिकार हो गए। विकास का दोस्त प्रवीण उन्हें अपने साथ एक शख्स के ऑफिस लेकर चला गया। ऑफिस में पार्टी हो रही थी और तभी किसी बात पर विवाद हुआ। 4 लोगों ने मिलकर विकास मावी की हत्या कर दी। आरोप है कि इन सभी ने हत्या के बाद विकास के शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया था। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उसमें विशाल राय, प्रवीण उर्फ पम्मी और केशव बिधुड़ी हैं, जबकि राहुल बिधुड़ी नाम का आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है। प्री प्लानिंग हत्या करी है। प्रवीण उसको बहला फुसला के लेके गया, वो राहुल नाम के उस गैंगस्टर को जानता भी नहीं था। इसको प्रवीण को थोड़े बाद जान पहचान थी, ये बहला फुसला के लेके उसके ऑफिस पे बैठा दिया और उसके ऑफिस पे सारे क्रिमिनल, स्मैक, चरस, गांजा बेचने वाले बैठते हैं, जेब कतरे बैठते हैं। वहाँ पे वो सारे के सारे एक्सटेंशन में, अलकनंदा में सब उगाई करते हैं, सब 2 नंबर के काम करते हैं। विकास घर के इकलौते बेटे थे। अब परिवार में मातम है और लोग दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति तिरुमाला मंदिर में लड्डू घोटाले के बाद अब एक और नया घोटाला सामने आया और ये है दुपट्टा घोटाला। आरोप है कि भक्तों को जो खास दुपट्टे भेंट किए जाते थे उनमें सिल्क की जगह पॉलिएस्टर के इस्तेमाल अब किए जा रहे हैं। इस बात का पता तब चला जब टीटीडी यानी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की शिकायत पर इसकी जांच की गई और जांच के दौरान ये पाया गया कि 100% शुद्ध सिल्क से बनने वाले इन दुपट्टों में पूरी तरह से पॉलिएस्टर का इस्तेमाल किया गया था और इसके जरिए 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया गया। इतना ही नहीं, इन दुपट्टों पर सिल्क का अनिवार्य होलोग्राम भी नहीं था। वीआरएस एक्सपोर्ट्स नाम की एक फर्म ने पिछले 10 साल यानी 2015 से 2025 तक शुद्ध शहतूत रेशम के नाम पर सस्ते पॉलिएस्टर के दुपट्टे सप्लाई किए। इस खुलासे के बाद वीआरएस एक्सपोर्ट्स को 15,000 और दुपट्टों का नया ठेका भी दे दिया गया था, लेकिन अब उस ठेके पर रोक लगा दी गई है। अब इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा एसीबी को सौंप दिया गया है। देश भर के कई राज्यों में चुनाव आयोग इन दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर चला रहा है और इसी बीच हिमाचल प्रदेश से एक युवक 980 किलोमीटर का सफर तय कर अपने परिवार के बीच पहुंचा, लेकिन परिवार वालों ने सर्वेश को पहचानने से ही इनकार कर दिया क्योंकि वो साधु के वेश में था। युवक पूरे दस्तावेजों के साथ ये दावा बार बार कर रहा था, लेकिन परिवार ने मानने से ही इनकार कर दिया। मामला बढ़ा तो पुलिस आई। जब सारे कागज सही पाए गए तब जाकर मामला शांत हुआ। सर्वेश 9 साल पहले भी अपने गांव आया था, लेकिन जमीनी विवाद की वजह से परिवार से उसकी लड़ाई हो गई। इस बार भी किसी तरह का कोई विवाद न हो, इसीलिए परिजनों ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। हालांकि पूछताछ के बाद गांव वालों की पंचायत भी हुई। पुलिस और ग्रामीणों के समझाने के बाद परिजनों ने आपत्ति छोड़ दी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक भयानक कार हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार पहले बेकाबू हुई और फिर चौराहे पर बने हुए गोल घेरे को टक्कर मारते हुए अंदर जा घुसी। गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। कार आई, गोल चक्कर के अंदर घुस गई। ऐसा लगा मानो किसी ने कार में जोरदार धक्का मार दिया हो। कार ड्राइवर ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाई। नतीजा ये हुआ कि कार तो रुक गई, हालांकि टक्कर से उसके एयरबैग्स खुल गए, लेकिन टक्कर से कार में आग लग गई। गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोग समय से बाहर निकल आए।
उसके बाद कुछ ही सेकंड में कार आग का गोला बन गई। ऐसे में सोचिए अगर कोई कार में होता तो क्या होता। दोपहर का वक्त था, सड़क पूरी तरह से खाली थी, इसलिए माना जा रहा है कि बेकाबू रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। वो तो गनीमत रही कि आसपास कोई गाड़ी नहीं थी और समय पर ब्रेक लग गया, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। इसलिए सड़क पर चलिए तो रफ्तार पर काबू रखकर, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। पटना में एक महिला रॉन्ग साइड से गाड़ी लेकर आ रही दारोगा पर ऐसी भड़की कि सरेआम उनकी क्लास ही लगा दी। इसके बाद दोनों के बीच जमकर बहस हो गई। ये तब हुआ जब डाक बंगला चौराहे पर पुलिस की गाड़ी रॉन्ग साइड से मुड़ने लगी, जिसके बाद एक महिला पुलिस की गाड़ी के पास पहुंच गई। प्रशासन का लगा करके घूमने तक महिला के टोकने पर दरोगा भड़क गई और थाने ले जाने की धमकी देने लगी। थाना पर कहाँ लेकर के चलिए थाना पर, कौन सा राइट बनता है आपको? दरोगा ने वीडियो बना रहे लोगों को भी धमकाया। है आपको बताइए तो क्यों वीडियो बंद करें? महिला लगातार पुलिस के रवैये पर सवाल उठाती रही। अभी एक्सीडेंट हो वीडियो क्यों बंद करें? आईडी दिखाएंगे आपको। अगर हो जाता तो आप क्या करती? जबकि दरोगा उस महिला को ही दोषी मनाती रही। घूमने का है जगह, यहाँ पर है घूमने के लिए, हम लोग घुमाए, हम लोग घुमाए अधिकारी यहाँ पे। दरअसल पटना के व्यस्त डाक बंगला चौराहे पर रॉन्ग साइड से गाड़ी ले जाने का मतलब है हादसे को बुलावा देना, और उस महिला ने इसी बात पर आपत्ति जताई, लेकिन दरोगा को ये बात नागवार गुजरी। देखिए, आज के इस दौर में मोबाइल के बगैर रहने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और यही सोच हमें भुलक्कड़ बना रही है। मोबाइल की आदत पर कई स्टडीज हुई जो ये बताती हैं कि बार बार फोन चेक करने से हम अपना फोकस कम कर लेते हैं, और इसी वजह से हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की समस्या से जूझना शुरू कर देते हैं। सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ जिसमें लोगों को एक डायरी में ये नोट कराया गया कि उन्होंने दिन में कितनी बार अपना फोन चेक किया। इस सर्वे में पाया गया कि उन लोगों ने इतना फोन देखा कि वो शब्द भूल गए, कई टास्क अधूरे रह गए। लगातार फोन अनलॉक करने, उसे चेक करने की आदत उनकी प्रोडक्टिविटी को कम कर रही थी। डेटा एनालिस्ट फर्म YouGov के सर्वे में यह पाया गया कि दुनिया में 10 में से 8 लोग सोते वक्त अपना फोन अपने साथ ही रखते हैं। इनमें से कुछ रात में अपने फोन को करीब 7 बार खोलकर ये चेक करते हैं कि कहीं कोई मैसेज या फोन तो नहीं आया। नॉटिंघम ट्रेट यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि फोन की लत से परेशान लोग एक दिन में औसतन 110 बार अपना फोन चेक करते हैं। मोबाइल की आदत किसी नशे से कम नहीं। हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि फोन से छोटा ब्रेक लेने से आपके सोचने समझने की शक्ति बेहतर हो सकती है। अब हर माता पिता को सावधान करने वाली खबर। अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो यह खबर आपके लिए ध्यान से देखना जरूरी है। नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया में स्कूली बच्चों में बढ़ती नशे की लत के बारे में हैरान करने वाला एक सर्वे छपा है। इस सर्वे के मुताबिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बेहद कम उम्र में ही नशे का स्वाद चखना शुरू कर रहे हैं। यह सर्वे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और बेंगलुरु समेत देश के 10 बड़े शहरों के स्कूली बच्चों पर किया गया। 10 शहरों में हुए इस सर्वे में ड्रग्स चखने वाले छात्रों की औसत उम्र 12 साल 9 महीने पाई गई है, और कुछ जगहों पर तो ड्रग्स का स्वाद चखने वाले छात्रों की उम्र 11 साल पाई गई। इस सर्वे में पाया गया कि हर 7 स्कूलों में एक स्कूल के छात्र कम से कम उसने एक बार ड्रग्स का सेवन जरूर किया है। इस सर्वे में 8वीं से 12वीं क्लास के 5,920 छात्र शामिल हुए, जिनकी औसत उम्र 14 साल 7 महीने थी। सर्वे में यह भी पाया गया कि 15% स्कूली छात्र कभी ना कभी ड्रग्स का इस्तेमाल कर चुके हैं। सर्वे में शामिल 4% छात्र तंबाकू, 3.8% छात्र शराब, 2.8% छात्र अफीम, 2% छात्रा गांजा और 2% छात्र सूंघने वाला नशा भी कर चुके हैं। इस सर्वे के मुताबिक 11वीं और 12वीं के छात्रों में नशे की लत 8वीं कक्षा के छात्रों के मुकाबले दोगुनी पाई गई है। गुजरात के कच्छ जिले में लापता हुए 19 साल के लड़के की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही जिगरी दोस्त ने की थी। हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि सिर, हाथ, पैर काटकर बोरवेल में फेंक दिए गए थे, जबकि धड़ को जमीन में दफना दिया गया। रमेश की हत्या उसी के सबसे करीबी दोस्त किशोर महेश्वरी ने की थी। इसकी वजह बनी एक लड़की से अवैध संबंध और फिर आपसी झगड़े का खौफनाक अंत हुआ। किशोर और रमेश, ये दोनों के बीच में एक महिला के साथ संबंधों को लेकर के आपसी तनाव
पहले से चल रहा था। रमेश के एक महिला के साथ संबंध थे, इसकी जानकारी किशोर को प्राप्त हुई तो किशोर ने भी उस महिला के साथ संबंध रखने का प्रयास किया। पुलिस ने ये भी बताया कि किशोर बार बार महिला को इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर संबंध बनाने को कहता था, जिसकी शिकायत उसने रमेश से कर दी थी और इसी के बाद दोनों दोस्तों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। आज पहली बार ऐसा हुआ जब नेता विपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बंद कमरे में करीब 1.5 घंटे तक बैठे। ये बैठक कुछ अहम सरकारी पदों पर नियुक्ति के सिलसिले में हुई थी। दरअसल केंद्रीय सूचना आयोग के 8 सूचना आयुक्तों और केंद्रीय सतर्कता आयोग में विजिलेंस कमिश्नर के पद पर नई नियुक्ति की जानी है। इन्हीं नियुक्तियों को लेकर बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी की पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री चैम्बर में बैठक हुई। कांग्रेस से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में राहुल गांधी ने बहुजन समुदाय की उपेक्षा का मुद्दा उठाया। बैठक में राहुल गांधी ने साफ कहा कि इस चयन प्रक्रिया में देश की लगभग 90% आबादी, जिसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी और ईबीसी के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय शामिल हैं, उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने यह भी बताया कि नेता विपक्ष ने कुछ समय पहले सरकार से आवेदकों की जातिगत संरचना का डेटा मांगा था। आज बैठक में जब ये जानकारी दी गई तो सरकार ने माना कि कुल आवेदकों में बहुजन समुदाय के उम्मीदवार 7% से भी कम थे और शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में सिर्फ एक उम्मीदवार ही बहुजन समुदाय से था। कांग्रेस के सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि राहुल गांधी की आपत्ति के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सीमित उपलब्ध उम्मीदवारों में से कुछ बहुजन समुदाय के नामों पर विचार करने के लिए अपनी सहमति जताई है। तो आज लोकसभा में अमित शाह और राहुल गांधी आमने सामने हो गए। अमित शाह जब चुनाव सुधार पर अपनी बात रख रहे थे तो राहुल गांधी ने उन्हें बीच में टोका और सबसे पहले अपने सवालों के जवाब मांगे, जिस पर अमित शाह भड़क गए। हाँ, बोले, आप बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। प्लीज। मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। बोलिए सर, ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर, आपके चेहरे पर मान्यवर, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। लोकसभा में आज भी चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा हुई, जहां कांग्रेस सांसदों की तरफ से एक बार फिर चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया गया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि धीरे धीरे सभी कमेटियों से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जा रहा है, जिस पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे भड़क गए। Removing the chief justice from that committee. Therefore, your intention is very clear. Yes, sir. After that, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीबीआई डायरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं सर, उसके बाद भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं। सर, इनका किसी के ऊपर विश्वास थोड़ा है सर। केसी वेणुगोपाल के बाद रविशंकर प्रसाद खड़े हुए और वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार किया। क्या इलेक्शन कमीशन तभी ठीक रहेगा जब वो जीतेंगे? इसी इलेक्शन कमीशन में उनकी सरकार बनी कि नहीं हिमाचल प्रदेश में? इसी इलेक्शन कमीशन में उनकी सरकार कर्नाटका में बनी कि नहीं बनी?
इसी इलेक्शन कमीशन में तेलंगाना में बनी कि नहीं बनी? इसी इलेक्शन कमीशन में अखिलेश की पार्टी जी हमसे अधिक एमपी जीते कि नहीं यूपी में? तब इलेक्शन कमीशन ठीक है। रविशंकर प्रसाद ने केसी वेणुगोपाल के संसद में बोलने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि केसी वेणुगोपाल एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता है, ऐसे में वो इस मुद्दे पर सदन में नहीं बोल सकते। संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही थी और विपक्षी सांसद चुनाव आयोग को घेर रहे थे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वोटिंग के दौरान मनमानी होती रहती है, लेकिन चुनाव आयोग खामोश रहता है। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने उन सवालों को उठाया जो उपचुनाव के दौरान खड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर बाई इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शंस के अंदर जो नया तरीका इस बार इन लोगों ने अपनाने का काम किया, वोटरों को लाइन लगी हुई है, डंडा पुलिस मार रही है और पुलिस डंडा मार करके वोट डालने नहीं दे रही, और ये खास तौर से मुसलमानों के और दलितों के पोलिंग बूथ के ऊपर किया गया। डिंपल यादव ने तो सीधे सीधे एसआईआर को बंद करने की मांग कर दी। जो ये एसआईआर जो ये लाया जा रहा है, इसे हटाया जाए, जिससे कि सही मायनों में लोगों के वोटों का अधिकार सुरक्षित रह सके। टीएमसी सांसद ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है। देश के लोगों को बेइज्जत करके रखा। एक 80 साल के बुढ़े आके पूछे, बेटा देखो बेटा, मेरा नाम, मेरा बाप दादा यहाँ पे थे, मैं भी यहाँ पे जन्म लिया, मेरा 2 जनरेशन भी यहाँ पे है, फिर भी बेटा देखो तो मेरा नाम है कि नहीं, मैं नागरिक हूँ कि नहीं, मेरा बाप दादा शहीद हुए थे इस देश के लिए, देखो ना बेटा उसका नाम कहीं पे है कि नहीं। वहीं ओवैसी ने एसआईआर को गुप्त एनआरसी बताया और इस पर विरोध जताया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।